दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 22 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आपको बताने के लिए और सबसे बड़ी बात, आपके भुगतान के संदर्भ में आपको अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 देश में लागू हो चुका है, पूरे देश में हर जनपद में, जिसे हम द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 भी कहते हैं, बट्स एक्ट भी कह देते हैं शॉर्ट में। इस कानून को बनाने के पीछे जो मकसद है हमारी पार्लियामेंट का या सरकार का और बुद्धिजीवियों का और देशभक्तों का, वो यही है कि जिन मामलों में देश के करोड़ों नागरिकों के साथ ठगी हुई, बारी बारी से ठगों ने भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर तरह तरह की कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म्स, एसएसजी वगैरह बनाकर, कॉरपोरेशन वगैरह बनाकर देश के नागरिकों को ठगा, योजनाबद्ध ढंग से आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए उनको तरह तरह के झांसे और प्रलोभन देकर, कहीं स्वरोजगार के नाम पर, कहीं हाउसिंग स्कीम के नाम पर, कहीं रियल एस्टेट के नाम पर, कहीं प्रोडक्ट्स के नाम पर, कहीं और बहुत सारे लोकल का वोकल, ये वो दिस दैट, दुनिया भर की चीजों के नाम पर ठगा गया। मतलब कि ठगों ने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा। उनके साथ चित्र खिंचा खिंचा कर, धोखाधड़ी से, छल करके, कहीं ना कहीं उन चित्रों का दुरुपयोग आपकी भावनाओं का दोहन करने के लिए किया। ठगों ने धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं का दोहन किया, आपका पैसा ठगा। जो हिंदू ठग था उसने हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया धर्म का या हमारे आस्था के केंद्रों का। जो मुस्लिम ठग थे उन्होंने मुस्लिमों की भावनाओं का दोहन किया। जो क्रिश्चियन थे उन्होंने क्रिश्चियनों की भावनाओं का दोहन किया। जो सिख थे उन्होंने सिखों की भावनाओं का दोहन किया। जो दलित ठग थे उन्होंने दलितों की भावनाओं का दोहन किया। सबने आपका धार्मिक, सामाजिक, भावनात्मक दोहन करते हुए अंत में आपका आर्थिक शोषण कर लिया, आपकी मेहनत की जमा पूंजी को ठग लिया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब जो है वो ठग सारे सवर्ण हैं, ऐसा नहीं है। ठग दलित भी हैं, ओबीसी के लोग भी हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग भी हैं। अगर हम माइनॉरिटीज़ के लोगों की बात करें तो दो प्रमुख नाम हैं देश में ठगों के। हीरा गोल्ड की जोहरा चमन शेख, जिसने लाखों लोगों के साथ ठगी की। राशिद नसीम साइंस सिटी का। दलितों की अगर हम बात करें तो राधेश्याम फ्यूचर मेकर वाला दलित था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी तो दुनिया भर के हैं। संजय भाटी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम वाला ओबीसी यही, जिसने न केवल देश के 2 लाख फौजियों को ठगा, बल्कि उनका 62,100 यूनिट रक्त निकाल करके भी विदेशों में बेच दिया। विजेंद्र सिंह हुडा जाट समाज से है और बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूं हजारों की तादाद में। और सवर्ण तो हैं ही बहुतायत में, लेकिन दूसरे भी कोई पीछे नहीं रहे हैं। ठगों को जहां जैसा मौका मिला उन्होंने ठग लिया। कोई ब्राह्मण ठग था तो उसने ब्राह्मण बिरादरी के लोगों को ठग लिया। कोई क्षत्रिय ठग था तो उसने क्षत्रिय लोगों को ठग लिया। कोई वैश्य था तो उसने वैश्यों को ठग लिया। कोई दलित था तो उसने दलितों को ठग लिया। कोई मुस्लिम था तो उसने मुस्लिमों को ठग लिया। कोई सिख था तो उसने सिखों को ठग लिया। कोई क्रिश्चियन था तो क्रिश्चियनों को ठग लिया। और ये नेचुरल भी है। जो जिस जाति का या बिरादरी का या धर्म का मानने वाला होगा, जाहिर सी बात है उसके साथ उसी की बिरादरी के या उसी के धर्म के लोग ज़्यादा जुड़े होंगे। और ठगों का लक्ष्य तो ठगना होता है। ये थोड़ा ही होता है कि मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान को ठगूंगा या मुसलमान हूँ तो हिंदू को ठगूंगा। वो तो जो उनके नज़दीक होते हैं, आस पड़ोस में रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, उन सबको ठगना पहले वहीं से शुरू करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि ठगों की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, अपराधी तो अपराधी हैं दोस्तों। तो इस ठगी प्रकरणों को, जिन ठगी प्रकरणों में हमारे देश के 20 करोड़ नागरिकों के साथ ठगी हुई है, उनको किसी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, वर्ण से, वर्ग से, संप्रदाय से जोड़ना शैतानी षड्यंत्र है। शैतान ऐसा षड्यंत्र रचते रहते हैं ताकि वो पुनः आपको मूर्ख बनाकर ठग सकें। दोस्तों, 1978 में जब चिट फंड एक्ट आया, द बैनिंग मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 का, उसके बाद फिर
उसको 80 में रिवाइज किया गया, 84 में रिवाइज किया गया, सेबी एक्ट आया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया, कंपनी एक्ट आया, एनसीएलटी एक्ट आया, रेरा एक्ट आया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया और बहुत सारे एक्ट बने। आईपीसी के सेक्शन तो थे ही 1860 से 420, 406 के और फोर्जरी के। लेकिन इन तमाम कानूनों के पश्चात भी देश में न ठगी स्कैम्स रुके, न ठगी पीड़ितों का कहीं भुगतान हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी। तब हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने, और ये केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने की, एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जो न केवल ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन कर सके, बल्कि जिन लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को ठग हड़प लेते हैं उनका पैसा भी उनको वापस मिले। तो इस आवश्यकता पर जब चर्चा हुई दुनिया भर में, हमारे देश में भी हुई, तो तय ये हुआ कि एक कानून बनाया जाए ऐसा जिसमें ठगों पर लगाम लगाई जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और तमाम पीड़ितों का पैसा उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक कम से कम वापस किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक हानि की भरपाई हो सके, क्षतिपूर्ति हो सके, उनको जो मानसिक और सामाजिक दुख सहने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है, उसकी भरपाई हो सके। तो उस चिंतन से निकला बट्स एक्ट 2019 और इस एक्ट को हमारे देश में हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से जुलाई 2019 में पारित करते हुए इस एक्ट के साथ 1978 के द बैनिंग मनी सर्कुलेशन एक्ट को भी जोड़ा गया, सेबी एक्ट को जोड़ा गया, आरबीआई एक्ट को जोड़ा गया, कंपनी एक्ट को जोड़ा गया, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को जोड़ा गया, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को जोड़ा गया, बैंकिंग एक्ट को जोड़ा गया, रेरा को जोड़ा गया, कंज्यूमर एक्ट को जोड़ा गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। तमाम एक्ट्स को मिलाकर के बनाया गया अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट 2019। और इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म, कॉरपोरेशन, समूह को 21 फरवरी 2019 से भारत में बंद किया जाता है। कोई भी कंपनी, कॉरपोरेशन या फर्म या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक प्राइवेट, वो कोई भी पॉन्जी स्कीम, पिरामिड स्कीम नहीं चलाएगा किसी भी नाम पर। उन सबको आज से बैन किया जाता है और यदि कोई बट्स एक्ट का उल्लंघन करके ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ शासन तुरंत एक्शन लेगा किसी भी व्यक्ति की सूचना पर और कम से कम 10 साल की सख्त सजा देगा ऐसे ठगों को, उनके सहयोगियों को, उनको प्रमोट करने वालों को। और साथ साथ जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार होंगे उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना तक भुगतान करेगा, वो भी 180 दिन के अंदर अंदर। पूरे देश में इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी स्पेशल। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक कंपिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस कंपिटेंट अथॉरिटी को असिस्ट करने के लिए उसके असिस्टेंट कंपिटेंट अथॉरिटी बनाई जाएंगी और पुलिस और सीबीआई मिलकर के इन तमाम ठगी प्रकरणों में मुकदमा दर्ज करेंगे, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान फाइल करेंगे और तमाम पीड़ितों का पैसा उनको 180 दिन के अंदर अंदर मैं ब्याज, मैं जुर्माने के, मैं हर्जे खर्चे के, उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस किया जाएगा। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए ठगी प्रकरणों में या जितने भी हाई कोर्ट्स के आदेश आए, चाहे वो रेरा के लिए हों, चाहे लिक्विडेटर्स के लिए हों, चाहे एनसीएलटी के मामलों में रहे हों, चाहे अन्य मामलों में रहे हों, उन तमाम मामलों को भी इससे जोड़ा गया इस कानून से। इस कानून को इतना सर्वोच्च शक्तिशाली कानून बनाया गया कि इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कर सकता। अकेली पार्लियामेंट चाहे तो इस कानून को निरस्त नहीं कर सकती। ये इतना पावरफुल एक्ट बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को उनका पैसा वापस मिल सके, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके, तमाम ठगों को दंडित किया जा सके। और जो सेलिब्रिटीज ठगों से पैसा लेकर के उनका प्रमोशन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और चूंकि देश
पर उनको विश्वास होता है, चाहे वो क्रिकेटर हों, चाहे हॉकी वाले हों, चाहे वो फिल्म स्टार हों, चाहे वो और लोग हों, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, प्रतिष्ठित लोग देश के, ख्याति लब्ध जिनको बोल देते हैं साहित्य की भाषा में, ऐसे लोग जो पैसा लेकर के फ्रॉड कंपनीज का या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन कर देते हैं, प्रचार प्रसार विज्ञापन कर देते हैं, ऐसे सेलिब्रिटीज को भी इस एक्ट में अपराधी बनाया गया कि यदि कोई सेलिब्रिटी किसी ठग कंपनी का या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विज्ञापन करेगा तो उससे भी वसूली होगी, उसकी भी चल अचल संपत्ति को नीलाम किया जाएगा, उसको 10 साल की सजा दी जाएगी, जेल में ठूंसा जाएगा, और उस पैसे से और ठगों की चल अचल संपत्ति से, उनके परिवार के लोगों की चल अचल संपत्ति से नीलामी करके, वसूली करके तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान किया जाएगा, चाहे वो देश में हो विदेश में हो। इस कानून को कंपिटेंट अथॉरिटी को इतना पावर दिया गया है कि अगर किसी ठग ने विदेशों में प्रॉपर्टी बना ली है तो वहां से भी उसको सीज किया जाएगा, उसको नीलाम किया जाएगा। बाकी कानूनों में ऐसा प्रोविजन नहीं था सेबी एक्ट के अलावा, सेबी को था लेकिन सेबी एक्ट के अलावा ऐसा दूसरे कानूनों में नहीं था। तो दोस्तों, बट्स एक्ट 2019 को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, प्रत्येक जिले में भुगतान अधिकारी बनाए गए हैं, भुगतान आपका अधिकार है। तो जो लोग आपको गुमराह करते हैं कि साहब ये करो वो करो, हाई कोर्ट में रिट फाइल करो, सुप्रीम कोर्ट चलो, वहां चलो वहां चलो। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं 2-2 3-3 बार बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के, हेलो टैक्सी स्कैम को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट गया हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में अभी भी एक मामला चल रहा है जिसमें 5 दिसंबर की डेट है बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाले में। मतलब देश की कोई एजेंसी, कोई अदालत, कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं होगी जो मुझसे अछूती रही हो या जिसका मैंने प्रयोग ना किया हो ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए। लेकिन अंत में सारी जगह निराशा हाथ लगी और ये समझ में आया कि जो पुराने कानून हैं बट्स एक्ट के अलावा, या पुराने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के, वो कहीं भी प्रभावी नहीं है। उनसे किसी को एक नया फूटी कौड़ी भी वापस मिल नहीं सकती। अगर आपका भुगतान, आपका पैसा, आपकी जमा राशि आपको वापस मिल सकती है तो वो केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 के तहत मिल सकती है। चूंकि इसके तहत हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई हैं, हर जिले में भुगतान अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं, एक एक नहीं 2-2 3-3 किए गए हैं किसी किसी जिले में। तो दोस्तों, मेरा कहने का आशय यह है कि आप लोग इन ठगों के बहकावे में मत आओ कि सहारा करो भुगतान हमारा, कि सहारा आपका भुगतान कर देगा, या कोई संजय भाटी आपका भुगतान कर देगा, या राशिद नसीम आपका भुगतान कर देगा, या आदर्श क्रेडिट वाला मुकेश मोदी आपका भुगतान कर देगा, या संजीवनी वाला गजेंद्र सिंह शेखावत आपका भुगतान कर देगा, या करम भूमि वाला, या कल्प तरु वाला, या क्या बोलते हैं अपना साईं प्रकाश, साईं प्रसाद समृद्धा जीवन वाला, कहीं से भी आपका भुगतान विदाउट बट्स एक्ट नहीं हो सकता। इसलिए तमाम साथी ठगों से सावधान रहें, बट्स एक्ट का प्रयोग करें अपने अपने जिलों में, अपने सक्षम अधिकारियों के यहाँ अपने भुगतान के दावे दाखिल करें। भुगतान के दावे दाखिल होने आरंभ हो गए, आपका भुगतान होना शुरू हो जाएगा। बाइक बोट के मामले में जबलपुर में भुगतान का दावा एक्सेप्ट हुआ है, अंबाला में हुआ है, दिल्ली में हो रहे हैं, नोएडा में हो रहे हैं, गाजियाबाद में हो रहे हैं। सहारा के मामले में पूरे राजस्थान में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं। सारी प्रक्रियाएं आरंभ हो चुकी हैं। अब आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, न कहीं भटकने की आवश्यकता है, न वकीलों पर धन खर्च करने की आवश्यकता है, न किसी नेता को चंदा देने की आवश्यकता है कि वो आपका सहारा से भुगतान करा देगा। नहीं करा पाएगा कोई भी। सहारा दोस्तों 21 फरवरी 2019 से बैन थी, सहारा की तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां और कंपनीज। लेकिन वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप धनाढ्य हैं, धनपशु हैं, तो स्टे तो किसी भी बात पे ले लो, स्टे तो तुरंत कर देते हैं। उनको इतनी इनहांस पावर होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कि वो स्टे तो गलत बात पर भी कर देते हैं और स्टे को फिर कई साल खींच लिया जाता है। सरकार के जो आदेश थे सहारा जैसी कंपनीज को, तमाम कंपनीज को बैन करने के, उनके खिलाफ बहुत सारे ठग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे ले आए और वो चलती रहीं, ठगी का धंधा चलता रहा। लेकिन अंत में ऐसे फर्जी स्टे का यही होता है, जो अवैध रूप से स्टे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी इनहांस पावर का दुरुपयोग करते हुए कर देते हैं। उसको अंत में जज साहब कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं स्टे देने वाले, और दूसरे जज साहब आते हैं, वो उस स्टे को हटा देते हैं और कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाती है और पीड़ित दर दर के धक्के खाते फिरते हैं। यही सहारा इंडिया के मामले में हुआ दोस्तों। 21 फरवरी 2019 से बैन था सब कुछ। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने
स्टे कर दिया उस ऑर्डर को सरकार के को, और सहारा की ठगी का धंधा पुनः चालू हो गया, जिससे अब फिर 23 मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने स्टे हटा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया, सहारा का सारा सब कुछ बंद हो गया। तो दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार के पीड़ित हों या पीएसीएल के हों, साईं प्रसाद के हों, साईं राम के हों, श्री राम के हों, समृद्धा के हों, बाइक बोट के हों, हेलो टैक्सी के हों, टॉप राइड के हों, या रोज वैली के हों, या साइंस सिटी के हों, या कैमुना के हों, या जेकेबी के, या लोटस के, या किसान एग्रो के, या किसी और के, सबका भुगतान अब बट्स एक्ट की अथॉरिटियों के माध्यम से आपके जिला स्तर पर होना है। सब जगह भुगतान के दावे लेने आरंभ हो गए हैं। कहीं भी अब कोई भी जिलाधिकारी या डिविजनल कमिश्नर या एडीएम या एसडीएम आपके भुगतान के दावे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, आपके भुगतान को मना नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उसकी शिकायत सीधे डीओपीटी को करें, हमें भेजें, हम उसके खिलाफ एक्शन करवाएंगे, उसको जेल भिजवाएंगे ऐसे बेईमान अधिकारी को। आप लोगों को कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। और 30 नवंबर 2022 से पुनः हम एक बड़े विशाल मकसद के साथ पूरे देश की यात्रा करने के लिए मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का द्वितीय चरण उत्तर प्रदेश की विजय भूमि जनपद फतेहपुर से कर रहे हैं। दोस्तों, वहां आप सब सादर आमंत्रित हैं। एक भी व्यक्ति को हम शोषित, वंचित, पीड़ित नहीं रहने देंगे। सबका भुगतान कराएंगे, प्रत्येक ठग को दंडित कराएंगे। केवल और केवल आप मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के साथ जुड़िए, बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग कीजिए और 23 मार्च 2023 के शहीदी दिवस को भुगतान उत्सव के रूप में मनाने के लिए कर्तव्य पथ राजपथ पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली पधारिए। जय हिंद, जय भारत।